वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे चुंबक और चुंबकत्व मतलब मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसकी बेसिक थ्योरी देखेंगे और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम जानेंगे मैग्नेट के बारे में। पहली बात तो जो मैग्नेट होता है वो आयरन और निकल को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है। और ये जो सदैव है स्वतंत्र पूर्वक लगा लटका जाता है और ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। पहली बात तो जब नॉर्थ और साउथ दोनों पोल में ठहरेगा तो ये समझेंगे हम कि ये एक मैग्नेट की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कर रहा है? मैग्नेट की भांति कार्य करता है ये। तो यहाँ पर देखेंगे जो मैग्नेट है ये Fe3O4 पर मतलब कि मैग्नेटाइट जो होता है ये इससे बना होता है। तो इसमें जो रासायनिक रूप में जो लोहे का जो ऑक्साइड विद्यमान होता है वो होता है मैग्नेटाइट। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो चुंबक है मैग्नेट जो है इसको रासायनिक रूप से हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट कहते हैं। तो मैग्नेटाइट कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? Fe3O4। मतलब ये मैग्नेटाइट के रूप में हमें रासायनिक रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद जो मैग्नेट है इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते हैं। यहाँ पर जो है जो मैग्नेट है उसमें जो पोल की संख्या होती है वो दो होती है। इसको काटने पर भी यदि आप इसको एन और बीच से काट दें आप तो भी ये एन और एस पोल ही बनेगा, एन और एस। यदि जिसके जितने भी टुकड़े कर देंगे उसके बाद भी दो ही पोल बनेंगे, इसमें ज़्यादा पोल बनेंगे नहीं। इसको माइक्रो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में भी तोड़ेंगे हम तो भी दो पोल इसमें काम करते हैं। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या है, इसमें केवल एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता। और पहला बात तो एक पोल होता नहीं, एक पोल होगा नहीं इसमें। इसके बाद है इसका जो पोल की जो स्ट्रेंथ होती है दोनों सिरों पर होती है पोल की स्ट्रेंथ, मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मतलब ये जो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, जैसे ये समझो कि लोहे की छड़ को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये इसके जो पोल हैं इस पोल में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स अधिक होगा और बीच में जिसका जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा वो नहीं होगा, मतलब जीरो होगा, ये समझिए। लेकिन इसके साइड में नॉर्थ और साइड पोल में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब कि बहुत तेज़ी से किसी भी लोहा या निकल को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसके बाद देखेंगे हम इसमें इसकी जो प्रबलता होती है वो ध्रुवों पर अधिक होती है और बीच में सबसे कम होती है। तो ये एन और एस है, इसके बीच में बीच वाला जो पॉइंट है यदि इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा शो करें हिडन लाइन से तो ये जो बीच वाला मिड पॉइंट होता है यहाँ पर क्या होगा, इसमें मैग्नेट की जो प्रबलता है मैग्नेट की प्रबलता कम होगी। अब यहाँ पर जो मैग्नेट के बीच की जो लंबाई होती है, मैग्नेट के जो बीच की लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। मतलब कि इसके किनारों के बीच में जो लंबाई होगी उसको ज्यामितीय लंबाई बोलेंगे और जो मैग्नेट होगा उसके पोल के बीचों बीच में जो होगा एन और एस, ये जो बीच में जो लाइन होगी ये जो लाइन होगी ये लाइन चुंबकीय लंबाई कहलाती है। मगन इसका जो एक सिरा और दो सिरा मतलब एन और एस के बीच में जो बीच से एक यदि सीधी लाइन हम खींचे तो वो चुंबकीय लाइन लंबाई कहलाती है। सभी स्टूडेंट ध्यान दे, इसके मध्य में क्या होता है? मध्य में चुंबकत्व तो नहीं होता। पहली बात तो मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो किनारों पर होगी, बीचों बीच में नहीं होगी। सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? नहीं होगी, मैग्नेटिज्म नहीं होगा, मैग्नेटिज्म नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे यदि दो मैग्नेट के जो पोल हैं और दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है तथा विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। तो ये जो अट्रैक्शन कैसे होगा? एन और एक यहाँ पर एन पोल ला दी हमने तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण होगा। उसके बाद एस पोल और यहाँ पर एस पोल हो जाए तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन होगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत यहाँ पर यदि यहाँ पर एन और एस पोल है और यहाँ पर एन पोल ला दिया जाए दूसरा मैग्नेट का तो ये दोनों अट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी एस ला दिया जाए तो ये अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो जो मैग्नेट देयर आर टू टाइप्स। पहली बात तो एक होता है नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट में क्या होता है?
इसमें प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने के टोटल गुण विद्यमान होते हैं। मतलब ये नेचुरल तरीके से एटमॉस्फेयर में इस भूपर पट्टी में पाया जाता है। तो ये होता है नेचुरल मैग्नेट। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ क्या करती है, इसके क्रोड में क्या है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और ये क्या करता है, सारी चीज़ों को, एटमॉस्फेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी अर्थ में भी होती है। वैसे ही इस अर्थ पर जो नेचुरल तरीके से जो मैग्नेट प्राप्त होता है हमें, वो नेचुरल मैग्नेट कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण होते हैं इसमें। इसके बाद हम देखेंगे तो ये पत्थर के रूप में हमें प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, पत्थर के रूप में, मैग्नीशियम में पत्थर के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब यदि हमें सेकंड में जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, जिसे कृत्रिम मैग्नेट बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक, तो ये जो है इसे हम बनाते हैं। तो इसे बनाने की बहुत सारी मेथड है। इसमें जो हम यूज़ करते हैं उसमें आयरन, स्टील, कोबाल्ट इत्यादि का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, मतलब कृत्रिम चुंबक का निर्माण किया जाता है। तो इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। एक सर्कुलर मैग्नेट होता है, ठीक है, ये घोड़े की नाल वाला मैग्नेट होता है। फिर ये बार मैग्नेट होता है जो प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। फिर ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट हम प्रैक्टिकल इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल इक्विपमेंट में। तो इन इक्विपमेंट में बहुत सारे मैग्नेट का यूज़ किया जाता है ताकि ये सुचारू रूप से काम कर सके। तो ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, ये किसी भी आकृति में इसको ढाल सकते हैं हम। इसमें ऐसी कोई एक रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको ऐसा ही बनाना है। इसको किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट को। तो ये जो छड़ चुंबक होता है, ये घोड़े के नाल वाला चुंबक होता है। फिर चुंबकी सुई जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किए जाते हैं, ये सब टोटल आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाते हैं। तो जो कृत्रिम चुंबक की जो क्षमता होती है वो प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। अब कितने टाइप के होते हैं ये देखेंगे। पहली बात तो जो मैग्नेट है, देयर आर टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट जो है, पहली बात तो एक होता है परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट की कंडीशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ऐसा मैग्नेट जो कठिनता से क्या हो जाए, मैग्नेटिज्म बनता है, और कठिनता से मैग्नेटिज्म उसका समाप्ति हो जाता है। तो देखेंगे हम वो इस परमानेंट मैग्नेट कहलाएगा। तो परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, तो वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और फिर कठिनता से चुंबक तो उसका समाप्ति भी हो जाता है, तो ये कहलाएगा परमानेंट मैग्नेट। मतलब इसे ठोक पीट कर यदि ये गर्म करते हैं या ठोकते हैं इसे बार बार हथौड़े से, तो ये इसकी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है ये ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं, ये लाउड स्पीकर में यूज़ करते हैं, तो उसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है दिक्सूचक, इसमें भी पॉइंटर जो होता है उसमें भी परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। फिर है आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में भी परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। तो ये 3 टाइप हैं, इसमें हम परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसके लिए आपको इन तीनों पॉइंट को याद रखना पड़ेगा, और चाहे तो इस पॉइंट को ये आप नोट कर लीजिए। तो इसमें आगे है, अब ये मैग्नेट बनाते हैं कैसा। पहली बात तो ये मिश्र धातुओं की बनी होती है। पहली बात तो जितने भी चुंबकीय मैग्नेट होती है वो मिश्र धातुओं की बनाई जाती है, जैसे कि एल्निको और एल्कोनेक्स। तो एल्निको में क्या क्या है, एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट, एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। तो ये तीनों को हम मिक्स करके बनाते हैं और एल्कोनेक्स से बना जाता है। तो बेसिकली जो परमानेंट मैग्नेट है वो स्थायी चुंबक का बना होता है। मतलब कि किसका बना होता है, ये स्थायी, ये इस्पात का बना होता है। जो स्थायी चुंबक है वो इस्पात का बना होता है। तो इस्पात का बना जब बनाते हैं तो ये परमानेंट मैग्नेट बनता है इसका, ठीक है बेसिकली। अब जो एल्निको हम यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या होता है, एल्निको जो कॉम्बो है, 3 चीज़ मैंने बताया आपको एल्निको में। तो पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है निकिल और तीसरा कोबाल्ट एवं लोहा। तो ये इन सभी का जो है मिक्सअप होता है, मतलब कि मिश्र धातुएं यूज़ की जाती है। ये क्या है, सब मिश्र धातुएं, और ये मिश्र धातुओं का यूज़ करके हम क्या परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो एल्कोनेक्स में एल्युमिनियम होता है, कोबाल्ट और निकिल और लोहा होता है। मतलब एल्निको और एल्कोनेक्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, एल्निको और एल्कोनेक्स।
ये दो नाम हमें याद रखना है। एल्निको में क्या होता है, एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, या तो फिर इसे नोट कर लीजिए, पॉइंट को राइट डाउन कर लो। और इसके बाद एल्कोनेक्स है, एल्कोनेक्स में क्या बनता है, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकिल और लोहा। तो ये सारी चीज़ें जो है आजकल ये बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, लेकिन इसे हमें पता नहीं रहता। तो मैं सभी स्टूडेंट से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपनी एक शॉर्ट नोट बनाएं और शॉर्ट नोट्स में ये सब लिखिए, ताकि आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहे। यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, टेम्परेरी जो मैग्नेट होता है, अस्थायी चुंबक जिसे। अब टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के बहुत सारे हमारे पास मेथड भी हैं, हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में ही बना सकते हैं। तो पहली बात तो टेम्परेरी मैग्नेट होता कैसा है, तो ऐसा मैग्नेट जो शीघ्रता से बन भी जाता है और उसका जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो शीघ्रता से ख़त्म भी हो जाता है, तो ये हो जाएगा टेम्परेरी मैग्नेट। तो टेम्परेरी मैग्नेट बनाने का जो बेसिक फंडा क्या है, वो है नर्म लोहे का, मतलब कि मृदु इस्पात का या नर्म लोहे का बनाया जाता है टेम्परेरी मैग्नेट। तो इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट को नर्म लोहे का बना सकते हैं। उसके बाद है, पहली बात तो ये जो टेम्परेरी मैग्नेट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, विद्युत घंटी में यूज़ करते हैं, दूसरा है डायनेमो में यूज़ करते हैं आदि। ये क्या है, सब स्थायी अस्थायी चुंबक के उदाहरण, मतलब कि टेम्परेरी मैग्नेट के एग्जाम्पल है। तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है पहली बात तो। जैसी अब विद्युत चुंबक कैसे होता है, यदि हमने किसी कोर में हमने कॉइल लपेट दिए हैं, अब ये कॉइल लपेट दिया गया है, जैसे ही आप इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी तब तक इसमें चुंबकत्व के गुण विद्यमान होंगे। और जैसे ही आपने बटन को स्विच ऑफ कर दिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये स्विच है आपका, तो इसमें की जो है इस कॉइल से मैग्नेटिज्म के गुण है, चुंबकत्व के गुण खत्म हो जाएंगे। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट के एग्जाम्पल में आते हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे जो इसके जो चुंबकत्व का जो अस्तित्व है तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसमें कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। मतलब धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकत्व के गुण विद्यमान रहेंगे, और इसे आवश्यकता अनुसार और ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं, मतलब इसकी जो पावर रेटिंग है ये बढ़ा सकते हैं ताकि बहुत अट्रैक्ट तेजी से कर सके, ये बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद जो है विद्युत चुंबक का जो सामर्थ्य है वो किस किस बात पर डिपेंड करेगा, पहली बात तो ये देखेंगे हम। तो जो सोलेनाइड होता है या परिनालिका होती है, उसमें क्या होता है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप लपेटेंगे, मतलब लपेटे गए तारों की जो संख्या होगी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अच्छा बनेगा। उसके बाद लिपटे तार में प्रवाहित धारा, मतलब जो धारा का जो प्रवाह है, करंट जो फ्लो हो रही है, वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, प्रबलता अच्छी होगी, तो उसका जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होगी, मतलब मैग्नेट को, मतलब किसी भी चुंबक को किसी भी वस्तु खींचने के जो गुण होंगे उसके उस स्ट्रांग होंगे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इस डायग्राम से हम समझेंगे, ये देखिए ये आयरन का एक रॉड है और इस पे कॉइल लपेटी गई है, ये वायर है, हमने सप्लाई दी है, और ये बैटरी सोर्स है, ये बैटरी सोर्स है, और इससे हमने क्या दिया, सप्लाई दिया। तो जैसे ही इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये जो है कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो जब करंट फ्लो होती है तो ये क्या करेगी, ये खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके कारण ये जो रॉड है, ये रॉड को अपनी ओर खींचेगी कॉइल, मतलब अंदर की ओर खींचेगी, अभी बाहर है तो ये अंदर की ओर खींचेगी, मतलब कि इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, चुंबकत्व के गुण प्राप्त होंगे इसमें, और ये रॉड को अपनी ओर खींच लेगी। इस डायग्राम में देखेंगे हम, ये एक आयरन पीस है, ठीक है, ये आयरन रॉड है। अब ये आयरन रॉड जैसे इसमें कॉइल लपेटी गई है, ये देखिए एक कॉइल लपेटी गई इसमें, तो जब इसमें कॉइल लपेटी गई तो इसमें धारा जब प्रवाहित करेंगे हम बैटरी सोर्स से, यहाँ से सप्लाई, ये जनरेटर है आपका, इससे सप्लाई दे रहे हैं हम, तो ये क्या करेगा, अपना खुद का देखो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये खुद का सेटअप करेगा, और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये अलग अलग होंगी एक, और इसके माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो यहाँ पर एन पोल बनेगा और यहाँ पर एस पोल, मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल, और ये कोर है, आयरन का कोर है। तो इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब इसके पास कोई भी आयरन पीस लाएंगे हम, जैसे यहाँ पर एन पोल
शिफ्ट हुआ है और इसके पास कोई भी आयरन रॉड लाएंगे तो ये क्या करेगा, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। बहुत से प्राय स्टूडेंट का कहना होता है कि सर चुंबकीय परिपथ क्या होता है, इनकी परिभाषा जो छोटी छोटी परिभाषा हैं, छोटे छोटे वर्ड हैं, ये उन्हें पता नहीं रहता। तो मैं एक एक चीज़ को मैं बहुत धीरे से, बहुत अच्छे से और सुगमता से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चुंबकीय परिपथ क्या होता है। पहली बात तो मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, तो इनकी परिभाषाएं भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको छोटी छोटी जानकारी आपको तक पहुंच जाए। तो चुंबकीय बल रेखाओं का जो पूर्ण बंध एवं मार्ग होता है, मतलब कि टोटल क्लोज पाथ जो होता है, वो चुंबकीय परिपथ कहलाता है। तो जैसे कि ये एन और एस पोल यहाँ पर बने हुए हैं, तो यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं चलेगी तो ये इनका जो पूरा परिपथ जो है, बंद मार्ग जो है, यही चुंबकीय परिपथ कहलाता है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। उसके बाद है आपका चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, पहली बात तो अभी हम देखें, इसके पहले चुंबकीय परिपथ, उसके बाद अब हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। तो जो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का हमें क्या कहता है, अनुभव होता है। किसी भी आयरन पीस को हम जब ले जाते हैं उनके पास और वो चिपकने लगता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, जिसकी वजह से ये लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये जो क्षेत्र होगा, ऐसा ही क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, चुंबक के प्रभाव का अनुभव कर रहे हैं पहली बात तो हम, इसलिए वो जो क्षेत्र होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है चुंबकीय सुई से निर्धारित होती है। तो देखना कभी भी जब हम प्रैक्टिकल करते थे 10th में या 12th में चुंबक का, तो देखना वहाँ पर हमें एक चुंबकीय सुई मिलती थी, चुंबकीय घड़ी मिलती थी हमें, और उससे उसके माध्यम से हम क्या करते थे, चुंबकीय सुई के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करते थे हम। ठीक है। वैसे ही अब इसका जो मात्रक होता है, सबसे पहले तो एग्जाम ओरिएंटेड यही है कि इसकी यूनिट क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट क्या होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। टेस्ला होती है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। अब ये तो ऐसा ही मात्रक हो गया। कभी कभी सीजीएस में पूछता है, तो सीजीएस में उसका मात्रक क्या होता है, गॉस। ध्यान रहे, एसआई में टेस्ला और सीजीएस में गॉस, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड ये पूछा जाता है इसकी यूनिट। अब यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि 1 गॉस बराबर कितना टेस्ला होता है, क्योंकि टेस्ला बड़ी यूनिट है और गॉस छोटी यूनिट है। तो 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये जो टेस्ला है, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी इसकी खोज किसने किया था सबसे पहले, तो इसकी जो खोज किया था सबसे पहले 1 गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। तो इसकी जो खोज किया था वो टेस्ला ने किया था सबसे पहले तो, और टेस्ला ने खोज करने के कारण ही इसके नाम पर ये यूनिट पड़ी। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि जो टेस्ला है ये निकोला टेस्ला है। निकोला टेस्ला ने ही एसी की खोज किया था और उन्हीं ने सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था। अब यहाँ पर देखेंगे हम, क्षण चुंबक के चारों ओर जो पैदा होती चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है। किधर होगा, नॉर्थ से साउथ। यहाँ पर मैंने एरो का सिंबल लगा दिया स्टूडेंट, नॉर्थ से साउथ होता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, सभी को मालूम है कि नॉर्थ से साउथ चुंबकीय बल रेखाएं चलती है। इसके बाद देखेंगे हम चुंबकीय बल रेखाएं। पहली बात तो जो चुंबकीय बल रेखाएं ये क्या होती है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि क्या होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इनके बारे में 2 टूक पूछ लिया जाता है, कभी कभी वाई में पूछ लिया जाता है आईटीआई वाले स्टूडेंट को, लेकिन वो बता नहीं पाते ये छोटे छोटे डेफिनेशन। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए जो चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, तो कभी भी जब हम डायग्राम बनाते हैं, इसके पहले भी हम बनाए होंगे 10th में, तो ये जो एन और एस यहाँ पर जो आयरन पीस रखा है हमने, अब यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलती है, इसको हम यदि ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो इसे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने के बाद ये जो हम दिखा रहे हैं, यही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाता है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसे बोलते हैं एमएमएफ। देखिए
हम बताना चाहेंगे ये मैग्नेटिक सर्किट में होता है एमएमएफ, मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और एक होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है ईएमएफ। तो एमएमएफ और ईएमएफ ये दो चीज़ बहुत कॉमन है और इनके बारे में नॉलेज सभी स्टूडेंट को रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम बताना चाहेंगे ये जो एमएमएफ होता है ये क्या है। पहली बात तो एमएमएफ हमेशा देखना आप, ये मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो होने वाला एक ऐसा फोर्स है, मतलब ऐसा फोर्स अप्लाई करता है जिसके माध्यम से कोई भी जो आयरन पीस है वो चिपकने लगता है। तो वो काम कौन करता है, ये काम करता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो जिस प्रकार विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रॉन्स के चालक का प्रवाह करता है, हमेशा क्या करता है, देखो परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स के चालक का प्रवाह करता है पहली बात तो, किस में, विद्युत परिपथ में। वैसे ही चुंबकीय सर्किट में भी क्या होता है, चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने का काम करता है ये चुंबकत्व वाहक बल। तो दोनों के लिए बहुत बराबर है, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर होता क्या है, अक्सर अक्सर ये देखा जाता है कि हम एमएमएफ और ईएमएफ में दोनों में घूम जाते हैं कि एमएमएफ क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है। तो सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा, यदि डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट में सिर्फ मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्रिएट होता है, मतलब एमएमएफ फ्लक्स सेटअप होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट एसी में ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसमें दोनों सेटअप होते हैं, मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी उत्पन्न होगा। इसमें दोनों काम करते हैं एसी में, मतलब एसी में एमएमएफ और ईएमएफ दोनों फ्लक्स सेटअप होते हैं, और डीसी में सिर्फ मैग्नेटोमोटिव फोर्स मतलब चुंबकत्व वाहक बल उत्पन्न होता है, और एसी में दोनों उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमेशा इसकी जो इकाई जो होती है वो होती है एम्पियर टर्न में हमेशा। तो एम्पियर टर्न में इसकी यूनिट होती है, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि एमएमएफ की यूनिट क्या होती है। तो एमएमएफ की यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर टर्न, एटी, हमेशा इसको एटी भी बोला जाता है, एम्पियर टर्न। तो इसे याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अपने शॉर्ट नोट बना रहे हैं आप, उसमें इसको नोट कीजिए। उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है पहली बात तो, अब तीव्रता कैसे समझ में आएगी हमको। तो चुंबकीय क्षेत्र में उस क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का एक ऐसा चालकता रखा जाए या रखेंगे हम जो एकांक प्रबलता में धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसमें चुंबक पर लगने वाले जो बल की जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो उसकी तीव्रता को माप सकती है कि नहीं। तो तीव्रता को मापने के लिए हम यहाँ पर या तो कैसा करेंगे, या तो हम कोई मीटर यूज़ करेंगे, जैसे गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है पहली बात तो, मतलब ये वेक्टर में हम इसको शो कर सकते हैं, इसको वेक्टर में शो कर सकते हैं, सदिश राशि है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखेंगे एन और एस दो पोल बने हुई है, एन और एस दो पोल बने हुई है। अब यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ किए गए हैं, इन लाइनों को अच्छे से देखने पर यह समझ में आता है कि एन से निकला हुआ भी चुंबकीय बल रेखाएं और एस से निकली हुई चुंबकीय बल रेखाएं दोनों एक दूसरे कैसे हैं, लंबवत हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से गुजरने वाली जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या होगी, मतलब बहुत सारी जितनी भी संख्याएं होगी वो पूरी संख्या कहला सकती है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो ये भी चुंबकीय फ्लक्स है, ये भी चुंबकीय फ्लक्स है, ये भी चुंबकीय फ्लक्स है, मतलब इधर वाली भी चुंबकीय फ्लक्स है। ये टोटल क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयरन पीस लाएंगे तो ये चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करेगी। तो इसका जो SI मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ध्यान रखिए इसका वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, मात्रक वेबर होगा। SI मात्रक है ये, SI मात्रक है, और इसे हम हमेशा फाई से शो करते हैं। इससे क्या शो करेंगे, अब फाई से शो करेंगे, क्योंकि इसको फ्लक्स फाई से शो करते हैं। और ये वेबर, इसको WB भी लिखा जाता है शॉर्टकट में, या पूरा वेबर लिख सकते हैं आप। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, वेबर हो गया, फ्लक्स का मात्रक वेबर, ठीक है।
परंतु इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला बनता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान यदि फाई है, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से शो करते हैं। उसके बाद जो क्षेत्रफल जितने एरिया में होगा फ्लक्स, वो एरिया भी होगा, है कि नहीं। तो उसकी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो फार्मूला होता है, ठीक है, मतलब डेंसिटी का फार्मूला, ये B इक्वल फाई अपान ए हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। और फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही जो मात्रक होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। पहली बात तो इसका जो फार्मूला है B इक्वल फाई अपान ए। हम एरिया का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, फ्लक्स का भी फार्मूला बना सकते हैं, बी का भी फार्मूला मतलब डेंसिटी बी का भी निकाल सकते हैं। यदि हम इसका पक्षांतर इधर कर दें तो फ्लक्स फाई इक्वल क्या हो जाएगा, बी ए, मतलब डेंसिटी बी और एरिया, ठीक है। यदि हम इसके साथ ए का भी फार्मूला निकालना चाहें तो बना सकते हैं इसका फार्मूला। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, फ्लक्स अपान डेंसिटी बी। तो तीनों फार्मूले इस फार्मूले से निकल जाएंगे, मतलब तीनों का मान हम निकाल सकते हैं। डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी बी का भी मान निकाल सकते हैं, है ना, फ्लक्स का भी मान निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक जो एरिया है उसका भी मान निकाल सकते हैं। तो इसका ऐसा ही जो मात्रक होता है, ये बहुत बार पूछा गया, एग्जाम ओरिएंटेड है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये इसका जो मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत बार पूछा गया है। और इसमें हम एक चीज हम बताना चाहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण या फ्लक्स घनत्व के पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमेशा देखना, ध्यान रहे। यदि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी लिखा है तो मात्रक एक ही होगा, या चुंबकीय प्रेरण भी लिखा है तो मान एक ही होगा। इसमें हमको कंफ्यूजन नहीं लाना है। सभी स्टूडेंट ध्यान दे, कंफ्यूज होना नहीं है, इनका मतलब एक ही होता है। फ्लक्स घनत्व का भी मान यही होता है, और चुंबकीय घनत्व का भी मान यही होता है, और चुंबकीय प्रेरण का भी मान यही होता है। तो इन तीनों का मान एक ही होगा, और इसकी यूनिट भी एक ही होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसमें हमें डाउट नहीं आना चाहिए। चाहे तो आप अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में एक बहुत अच्छा हस्त नियम दिया है मैक्सवेल ने, और मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ेंगे। इसने क्या किया है, इस वैज्ञानिक ने मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम दिया है, मतलब कि राइट हैंड नियम दिया है इसने भी। तो मैक्सवेल जी ने बहुत अच्छा नियम दिए हैं। इसमें देखना आप, इस डायग्राम से हम समझते हैं, ये है अंगूठा और ये है अंगुली। तो ये 4 अंगुली और एक अंगूठे का एक नियम दिया है, बहुत अच्छा नियम दिया है। तो ये जो है अंगूठा, ये देखिए, ये जो राइट हैंड क्या है, ये हाथ टोटल, ये राइट हैंड है, राइट हैंड है। तो इसमें इनने जो नियम दिया है, ये नियम ऐसा है, यदि किसी धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े, अब हमने दाएं हाथ वाली मुट्ठी में ऐसा पकड़े, हमने राइट हैंड से, हमें लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ना है, राइट हैंड से पकड़ना है। तो इसमें अंगूठा क्या है, हमेशा धारा की दिशा का संकेत करेगा, मतलब धारा की दिशा को शो करेगा आपका अंगूठा, करेंट फ्लो का डायरेक्शन। और दूसरी बात, ये जो अंगुली है, 4 अंगुली, ये किसका शो करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की बल दिशाओं को शो करेगी। तो ये 4 अंगुली, ये समझिए कि चुंबकीय बल दिशाओं की क्षेत्र को शो करती है। तो चुंबकीय बल दिशाओं की क्षेत्र को शो करने के बाद ये जो नियम है, ये मैक्सवेल ने अपना दक्षिण हस्त नियम दिया था। तो इसे हम अंगूठे का भी नियम कहते हैं, इसे अंगूठे का भी नियम कहते हैं। तो अंगूठे का नियम किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। अंगूठे का नियम किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। इसमें आई करंट की दिशा बताता है, और ये डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी बी का डायरेक्शन दिखाता है। तो हमें याद रहना चाहिए कि ये अंगूठा किस दिशा में बता रहा है, और जो 4 उंगलियां हैं ये क्या बताती है। तो ये डेंसिटी मतलब क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र के बल की दिशाएं, अर्थात उसे बी से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अंगूठा है, ये धारा प्रवाह की दिशा, तो इसे आई से शो करेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको शो किया जा सकता है और समझा जा सकता है। इसके बाद एक और नियम, मैक्सवेल और कार्क स्क्रू का नियम जो है, कार्क और पेंच, देखो कार्क का पेंच का नियम भी है, मतलब कि मैक्सवेल ने एक और दूसरा भी नियम दिया। पहला नियम तो उनने दे दिया, फिर दूसरा नियम भी दिया उनने। तो दूसरा नियम कैसा था, ये दूसरा नियम, एक स्क्रू है, ये क्या है, स्क्रू,
और इस स्क्रू को जब हम टाइट कसते हैं, किसी भी वर्क बेंच के ऊपर कसा जाता है, तो जैसे ही हम उसको कसेंगे तो ये इसकी जो थ्रेड होगी लास्ट वाली, ये लास्ट वाली जो थ्रेड है ये करंट की दिशा को शो करती है। इसे घुमाने पर, हम स्क्रू ड्राइवर से जब घुमाएंगे तो घुमाते समय जो हमारे हाथ का जो मूवमेंट होगा, ये हमारे हाथ का मूवमेंट ये मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को शो करता है। किसको शो करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को शो करता है। इस तरीके से हाथ का जो मूवमेंट है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और जब ये अंदर की ओर जाता है तो ये करंट की दिशा बताता है, करंट की दिशा को शो करता है। इस तरीके से हम मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम से भी हम पता कर सकते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 1 मैक्सवेल बराबर कितना होता है। 1 मैक्सवेल बराबर कितना होता है? तो 1 मैक्सवेल बराबर होता है 10⁸ वेबर। 10⁸ वेबर। 1 मैक्सवेल बराबर होता है 10⁸ वेबर। ये बहुत बार पूछा गया है।